हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आपका स्वागत है पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसका टाइटल है दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, सोवियत संघ के विघटन के कारण और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। बच्चों, आज हम उससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे तनाव और संघर्ष, एक हमारा टॉपिक है जिसमें हमें सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों के बारे में पढ़ना है कि उनमें किस तरीके से हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, कहीं गृह युद्ध चला, क्या क्या स्थितियां गणराज्यों के अंदर पैदा हुई। तो आइए देखते हैं। पहला, सोवियत संघ के दो गणराज्य थे जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। कैसे आंदोलन हुए? हिंसक अलगाववादी। हिंसक का मतलब तो हम सब जानते हैं, हथियारों के साथ हिंसक, और अलगाववादी का मतलब होता है अलग होने के लिए। और वो दो गणराज्य कौन से थे जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? एक चेचन्या और दूसरा दागिस्तान। दो ऐसे गणराज्य थे जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए, पहला चेचन्या और दूसरा दागिस्तान। इसके अलावा ताजिकिस्तान एक गणराज्य था जहां 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला और 2001 में वहां गृह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। बच्चों, गृह युद्ध का मतलब होता है जब किसी देश के भीतर रहने वाली जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने लगे, उसी को हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला गणराज्य है चेकोस्लोवाकिया। बच्चों, चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण तरीके से दो भागों में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में शांतिपूर्ण तरीके से टूटा, चेक और स्लोवाकिया। ये था बच्चों तनाव और संघर्ष। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। बच्चों, बर्लिन जर्मनी के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? बर्लिन। और बच्चों, बर्लिन के अंदर जो पूर्वी बर्लिन वाला हिस्सा था उस पर तो सोवियत संघ का कब्जा था। पूर्वी वाले हिस्से पर किसका कब्जा था? यूएसएसआर का। पूर्वी वाले हिस्से पर यूएसएसआर का कब्जा था, वहीं पश्चिम वाले हिस्से पर यूएसए का कब्जा था। हम ये केवल जर्मनी की ही नहीं, जहां पर भी आप देखोगे, चाहे वो यूरोप हो या कोई और दुनिया के दूसरी कंट्रीज हो, पूरब वाले हिस्से पर यूएसएसआर का कब्जा था और पश्चिम वाले हिस्से पर यूएसए का कब्जा था। जब हम पूरब की बात करेंगे तो यानी हम यूएसएसआर की बात करेंगे, जब हम पश्चिम की बात करेंगे तो हम यूएसए की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो देश सोवियत संघ के साथ गए, जिन्होंने समाजवादी मॉडल को अपनाया, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। कौन सी दुनिया के देश कहलाए? दूसरी दुनिया के देश कहलाए। ये दूसरी दुनिया के देश कहलाए। और जो देश अमेरिका के साथ गए और उन्होंने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, वो पहली दुनिया के देश कहलाए। कहां के देश कहलाए? पहली दुनिया के देश। जो अमेरिका के साथ गए वो पहली दुनिया के देश, जो सोवियत संघ के साथ गए वो दूसरी दुनिया के देश, और जो इन दोनों में से किसी के भी साथ नहीं गए उन्हें कहा गया बच्चों गुट निरपेक्ष देश। क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष। क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष देश उन्हें कहा गया जो दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए, जैसे कि भारत। भारत भी एक गुट निरपेक्ष देश था। गुट का मतलब होता है ग्रुप। कितने गुट थे? दो, यूएसएसआर और यूएसए। निर का मतलब होता है नहीं और पेक्ष का मतलब होता है पक्ष लेना, यानी दोनों में से किसी भी गुट का पक्ष ना लेना। भारत भी शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्ष देश ही था। भारत ने ना तो सोवियत संघ का पक्ष लिया और ना ही अमेरिका का। तो हम बात कर लेते बर्लिन की दीवार की। तो बर्लिन, पूर्वी बर्लिन पर यूएसएसआर का कब्जा था और पश्चिमी बर्लिन पर अमेरिका का कब्जा था। इन दोनों ने बर्लिन को अलग करने के लिए बर्लिन के अंदर एक दीवार खड़ी करी जिसको बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। ये दीवार 1961 यानी 1961 में बनाई गई। ये दीवार 28 वर्षों तक बर्लिन में मौजूद रही। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक ये दीवार बर्लिन में मौजूद रही। और ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। प्लस 9 नवंबर 1989 को पूर्वी बर्लिन की जनता ने, कहां की जनता ने? पूर्वी बर्लिन की आम जनता ने इस दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। जब बच्चों 1989 में इस दीवार को गिराया गया, कौन सी जनता के द्वारा गिराया गया? पूर्वी बर्लिन की आम जनता के द्वारा।
तो दुनिया के राजनीतिज्ञों ने यह कहा कि अब सोवियत संघ इतना कमजोर पड़ चुका है कि एक दीवार को गिरने से भी नहीं रोक पाया, क्योंकि बच्चों दीवार को पश्चिमी बर्लिन की जनता ने नहीं गिराया, पूर्वी बर्लिन की जनता ने गिराया। ये इस बात की ओर इंगित करता है, ये इस बात की ओर संदेश हमें देता है कि 1989 तक सोवियत संघ बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था कि वो एक दीवार को गिरने से भी नहीं बचा पाया। इसके अलावा बच्चों बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। आपसे पेपर में 1 नंबर के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को ही कहा जाता है। यह था बच्चों हमारा बर्लिन की दीवार का टॉपिक। अब हम आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट पेज से देखेंगे। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आइए आगे की बात नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो बच्चों अब हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। अब हम देखेंगे पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी पूर्व साम्यवादी देशों के और भारत के किस प्रकार के संबंध थे। तो बच्चों दोनों का सपना एक ही है और वो सपना है बहुध्रुवीय विश्व का। बच्चों ये जो पूर्व साम्यवादी देश हैं और भारत है, इनका एक ही सपना है कि दुनिया बहुध्रुवीय हो। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि बच्चों दुनिया के अंदर पावर का या शक्ति का कोई एक या दो केंद्र ना हो, बल्कि दुनिया बहुध्रुवीय हो, यानी दुनिया में शक्ति और सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो। अगला है बच्चों 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। कब किए गए हैं, 2001 में। और कितने दस्तावेजों पर किए गए हैं, 80 द्विपक्षीय दस्तावेज। द्विपक्षीय का मतलब है बच्चों ऐसे दस्तावेज जिनमें भारत के भी हित जुड़े हुए हैं और रूस के भी हित जुड़े हुए हैं। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। बच्चों रूस भारत की मदद इसलिए भी करता है क्योंकि भारत रूस के हथियारों का एक खरीदार देश भी है। इसके अलावा भारत रूस से तेल का आयात भी करता है। भारत के अंदर रूस से तेल का क्या किया जाता है, आयात भी किया जाता है, तेल मंगाया भी जाता है। इसके अलावा रूस ने भारत के परमाणु कार्यक्रमों में, कौन से कार्यक्रमों में, परमाणु कार्यक्रमों में और अंतरिक्ष उद्योग में भारत की क्या की है, सहायता की है। परमाणु कार्यक्रमों में भी और अंतरिक्ष उद्योग दोनों में ही रूस ने भारत की सहायता की है। इसके अलावा जितने भी पूर्व साम्यवादी देश हैं उन सबके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन विशेषकर रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि रूस ने समय समय पर जब भी हमें जरूरत पड़ी रूस ने हमारी सहायता करी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे भारत और रूस के संबंधों के बारे में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ 4 तरीके के संबंध पढ़ेंगे, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध और सांस्कृतिक संबंध। शुरुआत करते हैं आर्थिक संबंधों से। बच्चों रूस ने भारत के साथ उस समय व्यापार किया जब दुनिया का कोई दूसरा देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। रूस ने भारतीय रुपये को आधार बनाकर भारत के साथ क्या किया, व्यापार किया, क्योंकि बच्चों शुरुआती दौर में भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर नहीं था। ऐसे समय में रूस ने यह कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ भारतीय रुपये को आधार बनाकर ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसके अलावा भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम ये जो 3 इस्पात के कारखाने हैं इनको लगाने में भी रूस ने हमारी मदद की। इन तीनों कारखानों को लगाने में रूस ने हमारी मदद की। अब बात करें राजनीतिक संबंधों की, तो जब भी यूएनओ के अंदर कश्मीर के मुद्दे की चर्चा होती है बच्चों, किसकी चर्चा होती है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, तो सदैव रूस भारत का पक्ष लेता है, जबकि अमेरिका किसका पक्ष लेता है बच्चों, पाकिस्तान का। रूस भारत का पक्ष लेता है और यह कहता है कि कश्मीर पर भारत का अधिकार है, कश्मीर भारत के अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इसके अलावा 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी रूस ने भारत की क्या की, सहायता की। रूस ने भारत की क्या की बच्चों, सहायता की। और इस समय जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने रूस की यात्रा करी थी और भारत और रूस के बीच 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 20 वर्षीय मैत्री समझौता
भारत और रूस के बीच हुआ था 1971 के समय। अब बात करें सैन्य संबंधों की, तो रूस ने भारत को क्या उपलब्ध करवाए, सैनिक साजो सामान उपलब्ध करवाए रूस ने भारत को। इसके अलावा भारत और रूस के बीच ऐसे भी समझौते हुए हैं बच्चों, जिनके कारण भारत और रूस के सैनिक संयुक्त रूप से यानी एक साथ मिलकर परीक्षण करते हैं, यानी ट्रेनिंग करते हैं, उनको वो ट्रेनिंग एक साथ दी जाती है। अब अगर बात करें सांस्कृतिक संबंधों की, तो बच्चों भारतीय फिल्मों को रूस में बहुत पसंद किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भारतीय अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिन्हें रूस के अंदर बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा भारत और रूस के जो कलाकार हैं वो भारत और रूस एक दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं, यानी भारत के कलाकार रूस की यात्रा करते हैं और रूस के कलाकार भारत की यात्रा करते हैं। तो ये थे बच्चों भारत और रूस के संबंध। यहां से आपके लिए पेपर में सवाल बनेगा और यहां से भी ये जो पूर्व साम्यवादी देश और भारत है, यहां से भी एक एक नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। बच्चों हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है शॉक थेरेपी, वो हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बच्चों अब हम शॉक थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों शॉक थेरेपी के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले घाव पहुंचाया जाए, आघात पहुंचाया जाए और फिर उसका क्या किया जाए, उपचार किया जाए। ये शाब्दिक अर्थ है शॉक थेरेपी का। इस मॉडल को 1990 में अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1990 में। और ये मॉडल तैयार किसके द्वारा किया गया था, दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा इस मॉडल को तैयार किया गया। पहली अंतरराष्ट्रीय संस्था थी विश्व बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्था थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों के द्वारा इस मॉडल को तैयार किया गया था। इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें यह कहा गया था कि जो पूर्व साम्यवादी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को यानी उनकी इकोनॉमीज को पूंजीवाद के तर्ज पर क्या किया जाएगा, ढाला जाएगा, यानी उनकी अर्थव्यवस्थाओं को समाजवाद से किसके अंदर हस्तांतरण किया जाएगा, पूंजीवाद के अंदर। इसके तहत बच्चों जो सरकारी संपत्ति थी वो निजी कर दी गई, उद्योगों को निजी उद्यमियों को सौंप दिया गया, बैंकों को निजी उद्यमियों को सौंप दिया गया, कृषि का निजीकरण किया गया, मिल्कियत का अधिकतर रूप जो सरकार के अंडर में था वो सब निजी स्वामित्व को सौंप दिया गया, यानी साम्यवादी मॉडल को पूंजीवादी मॉडल के अंदर बदल दिया गया। जब बच्चों इस शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया गया तो इसके क्या क्या परिणाम या क्या क्या रिजल्ट निकले, अब उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जब शॉक थेरेपी का मॉडल रूस में अपनाया गया तो रूस का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से आप कह सकते हो चरमरा गया या डैमेज हो गया। बड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसके कारण रूस के ऊपर पड़ा। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में भी क्या आई, गिरावट आई। एक तरफ तो ये बात कही जा रही थी कि शॉक थेरेपी के मॉडल से आपकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकले। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसके मूल्य में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। इसके अलावा जो 90% उद्योग थे वो औने पौने दामों में बेच दिए गए, यानी बच्चों उल्टे सीधे दामों में बेच दिए गए। इसीलिए इसको विश्व की या इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है, गिराज सेल, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सेल में चीजें सस्ती मिलती हैं और गिराज सेल का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर चीजों को बहुत सस्ते या उल्टे सीधे दामों पर बेच देना। ऐसा ही कुछ शॉक थेरेपी के दौरान हुआ कि 90% जो इंडस्ट्रीज या उद्योग थे उनको उल्टे सीधे दामों में बेच दिया गया, जिस कारण औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया। इसके कारण अमीर और गरीब के बीच का जो दायरा था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उद्योग धंधे बेचे गए तो वो गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता था, वो अमीर लोगों ने खरीदे। अमीर तो पहले से ही अमीर थे, इन उद्योगों को खरीदने के बाद और अमीर हो गए, तो इसी कारण अमीर और गरीब के बीच का जो दायरा था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हो गई। कृषि के निजीकरण के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई और इसके कारण खाद्यान्न संकट की स्थिति भी पैदा हुई।
और लास्ट है कि माफिया वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। जब बच्चों सारी इंडस्ट्रीज सरकारी हो जाती हैं तो इसके कारण माफिया वर्ग का भी उदय होता है। बच्चों ये थी शॉक थेरेपी का मॉडल। यही हमारा जो फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति, इसका पार्ट नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे।